हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी में चैप्टर 4 करेंगे, एयर। तो इस चैप्टर में हम लोग एयर को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हमने कीवर्ड्स वीडियो दिया है जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर के कीवर्ड समझे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने इसका 15 एमसीक्यूज़ इसमें से दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। वो इस चैप्टर में से नहीं है एक्सरसाइज से, उसके हम अलग आज सॉल्व करवाएंगे जब ये पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो ठीक है। तो इसकी जो एक्सरसाइज होती है वो अलग क्वेश्चंस रहते हैं, तो इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो आपको 15 एमसीक्यूज़ उसमें मिल जाएंगे। अब इस चैप्टर को हम लोग आज डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये फर्स्ट यहाँ से पैरा स्टार्ट हो रहा है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने 3 पढ़े थे मेजर डोमेन्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और आपका हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और फोर्थ था कॉमन जिसमें तीनों लाई करते थे, बायोस्फीयर। तो ये 4 हम लोगों ने डोमेन्स पढ़े थे। अब इसमें से क्या है कि लिथोस्फीयर को हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग अर्थ का इंटीरियर हम लोगों ने पढ़ा था इनसाइड और अर्थ में और चेंजेस में। अब हम लोग आज पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से इलैबोरेट किया गया है। अब हम देखते हैं, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए, हमारी अर्थ जो होती है, ये हमें पता है कि ये चारों तरफ इसके एटमॉस्फेयर होता है, जो कि कैसी होती है, ह्यूज ब्लैंकेट होता है ये ह्यूज ब्लैंकेट होता है, किसका होता है, एयर का होता है, ठीक है। एयर का ह्यूज ब्लैंकेट होता है इसके चारों तरफ, जिसको प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन फिनोमेना से, ठीक है। तो यही है एटमॉस्फेयर। क्या है अगर पूछे कोई, तो अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हो गई। अब ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स वगैरह ये सब रहते हैं। और यहाँ हमारी अर्थ का कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पर। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेजेज। जो सन से आने वाली हार्मफुल रेजेज होती हैं, जो नुकसान करती हैं, उनसे बचाता है। और यहाँ पे रहने के लिए क्या है, ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये ब्लैंकेट नहीं होता, ये एयर का ब्लैंकेट नहीं होता, तो क्या होता, तब क्या होता कि दिन के टाइम में जब सूरज निकलता तो उसकी इतनी ज़्यादा हीट यहाँ पर आती, इतनी ज़्यादा हीट आती कि हम सब क्या हो जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं एकदम, ठीक है, बेक्ड हो जाते। और दिन के टाइम और रात के टाइम जब सनसेट हो जाता तो माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता। मतलब दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म और रातें बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये इस एटमॉस्फेयर का ये रोल है कि हम लोग यहाँ पे आराम से, टेम्परेचर मेंटेन है, हार्मफुल रेजेस नहीं आ रही हैं सन की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब देखते हैं डू यू नो में क्या कह रहे हैं। डू यू नो में इन्होंने क्या 2 चीज़ें बताई हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इनको अच्छे से समझते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड। क्या होता है कि ये जो हमारी अर्थ है, जब सूरज निकलता है तो उसकी रेजेस यहाँ पर आती हैं और सनसेट के टाइम पे ये वापस जाती हैं। तो क्या होता है, जब ये वापस जाती हैं तो यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या करती है, वो इसकी गर्मी को कुछ यहाँ पर ट्रैप कर लेती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एक प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर रहती तो वो हमारे अर्थ पे टेम्परेचर को मेंटेन करती कैसे, ठीक है। तो इसी गैस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका काम समझ में आ गया। ये जो हीट रिफ्लेक्ट होती है तो उसको यहाँ पर ट्रैप कर लेती है और टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। अगर ये ना हो तो या ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी हीट, और फिर वही चीज़ होगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। अब आगे देखते हैं। When its level in the atmosphere increases due to factory smoke, car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called global warming. अब देखिए क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं,
ठीक है। मोटर व्हीकल्स हैं, कार वगैरह है, तो उनसे स्मोक निकलता है, फ्यूम्स निकलती हैं, वो सब क्या करती हैं, हीट पैदा करती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करती हैं। तो इसलिए इनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और जब इनका अमाउंट बढ़ रहा है तो ये ज़्यादा हीट ट्रैप कर रही है अपने में। इसकी वजह से यहाँ पे अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन coldest parts of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run. क्या होता है कि अब ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, मेल्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब वो कहाँ पर आएंगे, सी लेवल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब सी लेवल में पानी आएगा उनका, तो वो क्या करेंगे, उसका लेवल ऊंचा कर देंगे। तो अब जैसे आइलैंड होते हैं छोटे छोटे, जो चारों तरफ से समंदर से घिरे होते हैं, वो डूब सकते हैं। तो ये एक नुकसान है। कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, यानी कि पानी के पास वाले जो एरियाज़ हैं, वो सब क्या होंगे, उनमें बाढ़ आने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब देखिए नेक्स्ट है, तो ये हमने समझ लिया कि ये हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इतनी चीज़ें समझ ली। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। देखिए यहाँ पे पाई चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको दिखा रहा है परसेंटेज, वो नाइट्रोजन की दिखा रहा है 78%। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, उन गैसेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट प्लेंटिफुल बोलेंगे गैस है नाइट्रोजन, यानी कि 78% है। सेकेंड नंबर पे जो है वो ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93%, और फिर अदर्स, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। अब देखिए बल्क में जो है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में कौन सी दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और जो कम अमाउंट में है वो कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन, ये सारी हैं। हाइड्रोजन, इन गैसेस के अलावा क्या है, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, ये एयर में रहते हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन। अब एक एक गैस का इन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बताई है कि क्या काम करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में क्या रोल है इनका, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन क्या है, प्लेंटिफुल गैस है, एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल, तब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाती है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होती है कि रिएक्टिव नहीं होती, एकदम एकदम ये रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नाइट्रोजन जाती है और रिलीज भी होती है। ठीक है, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। बट प्लांट्स, अब प्लांट्स में कैसे, क्योंकि देखिए हमें थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो हमें फूड वगैरह से मिल जाती है, या फिर इस तरह से ब्रीदिंग में मिल जाती है। अब प्लांट्स कैसे लेंगे नाइट्रोजन, उनके रूट्स में एक बैक्टीरिया एक टाइप का होता है राइजोबियम नाम का, वो क्या करता है, वो इस नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करके रूट्स, जो उनकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती है, वो उनके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट, ताकि वो प्लांट्स क्या करें, उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो नाइट्रोजन का रोल समझ लिया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब देखिए इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ये मान लिए कोई ट्री है और ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो क्या होता है कि इनके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरह से बैलेंस रहती है, इसकी बात करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जब हम लोग इनहेल करते हैं, और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो हम लोग कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ट्रीज़ में क्या है, उल्टा है इसका,
वो क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इसीलिए जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे फ्रेश एयर वहाँ पे हम लोग को फील होती है, तो उसको हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एयर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये साइकिल जो है ये चलती रहती है इस तरह से। तो एक परफेक्ट बैलेंस की अगर हम बात करें तो जितना अमाउंट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे उतना अमाउंट प्लांट्स उसे अपने में एब्जॉर्व करें, और वो ऑक्सीजन जितना अमाउंट रिलीज़ करें उतना हम लोग अपने में एब्जॉर्व करें सांस लेने में। ठीक है, तो ये जो साइकिल होती है ये परफेक्ट तब चलती है जब इनका प्रॉपर अमाउंट मौजूद होगा। ठीक है, अगर इनका अमाउंट इधर उधर हुआ तो ये साइकिल इम्परफेक्ट हो जाएगी या फिर बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि ट्रीज़ जो हैं बहुत तेज़ी से कट किए जा रहे हैं। तो ट्रीज़ जब कट किए जा रहे हैं तो क्या होगा, इनकी वजह से बैलेंस बिगड़ेगा। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया कि ट्रीज़ जो हैं ये बहुत तेज़ी से कट किए जा रहे हैं। दूसरा देखते हैं, ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने यही बात बताई है जो हमने यहाँ पे अभी बताई है। उसके बाद क्या है, हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। अब देखिए क्या बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में फ्यूल्स को जलाया जाए या फिर कोल ऑयल इन सबको जलाया जाए अगर, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती। हमेशा बर्निंग में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो उसका क्या होगा, परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, उसके कंपेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, तो ये बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। हो यही रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चिमनियाँ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा ये फ्यूल जलाया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रही है, तो इस वजह से इसका बैलेंस ख़राब हो रहा है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। अल्टीमेटली होगा क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ऑक्सीजन का कम है कंपैरेटिवली, ये बैलेंस ख़राब हो गया है, तो इस वजह से क्या होगा, अर्थ पे यहाँ पे वेदर क्लाइमेट में क्या हो, जो टेम्परेचर है वो राइज़ करेगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज़ करेगा, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होगी, अभी हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये अफेक्ट करेगा हमारा वेदर और क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूज़ में आई हुई हैं, तो उनकी कटिंग्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, ये तो हमें पता है कि जो ह्यूज ब्लैंकेट है उसमें क्या है, वो एयर का है और उसमें कई सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी हैं। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर में तो ये कई सारी लेयर से मिलकर बना है। ठीक है, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। ट्रोपोस्फियर सबसे जो हम लोग से अगर हम लोग देखें तो ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मिजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, एग्जोस्फियर है और फिर स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस फिगर में देखते हैं, देखिए लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, माउंटेन वगैरह ये सब, ह्यूमन बींग्स लिविंग, ये सब कहाँ है, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, अब इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह मिलेंगे आपको, ओजोन लेयर मिलेगी। मिजोस्फियर में मेटेराइट्स मिलेंगे, ये देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद आ जाएगा थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये इस तरह से सीक्वेंस में है पूरा, यहाँ पर हाइट किलोमीटर में। तो यहाँ पर इनकी हम रेंज की बात करेंगे और इनकी क्या क्या खासियत है इसकी बात करेंगे। तो एक एक लेयर को हम लोग डिटेल करते हैं। ट्रोपोस्फियर क्या है, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एक्सिस्ट एयर। Here, almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer. देखिए ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जो इसकी ये रेंज है, हाइट है इसकी, सी लेवल से अगर देखा जाए, सी लेवल से 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर आपको मिलेगी। इसमें जितनी भी वेदर फिनोमेना होता है जैसे आंधी बारिश तूफान, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। ठीक है, और जितनी भी आपको लिविंग बींग्स हैं वो सब यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर एयर है, ऑक्सीजन। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर लेयर आती है, उससे पहले आपको एक बाउंड्री मिलेगी जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मिल रही होंगी, उसको कहेंगे ट्रोपोपॉज। ठीक है, इसके बाद आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की रेंज है 10 किलोमीटर से लेकर अबव 40, यानी कि 45 कह सकते हैं, 45 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये है स्ट्रेटोस्फेयर की रेंज। इसमें क्या आपको एरोप्लेन वगैरह मिलेंगे, ओजोन लेयर भी इसमें मिलेगी।
तो इसको देखते हैं यहाँ पर। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। देखिए अगर पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर में, तो आप कहेंगे ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी लेयर है जो क्लाउड्स फ्री है, जहाँ पर बादल नहीं मिलेंगे या फिर वेदर फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगी, तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रेटोस्फियर कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठ सकते हैं। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे वेदर फिनोमेना बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसी वजह से ये यहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा आइडियल है फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। अब यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि ओजोन गैस लेयर यहीं पर मौजूद है। वी हैव जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेजेस, जो कि क्या करती है, जो सन रेजेस आती हैं तो उनकी यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेजेस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ पे आने नहीं देती। ओजोन लेयर ये काम करती है, ठीक है। और अगर ये आती है तो उसी की वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर वगैरह ये सारी डिजीज़ेज होती हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये समझ में आ गया, ओजोन लेयर किस में हमें मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर में मिलेगी। इसके बाद देखते हैं मेसोस्फियर। दिस इज़ द थर्ड लेयर। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा और प्रेशर भी कम होता जाएगा। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेटियोराइट्स बर्न अप दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। देखिए क्लास 6 में सोलर सिस्टम में जब हमने ये सब पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे बात की थी कि मेटियोराइट्स जब आते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। उस फ्रिक्शन की वजह से उनमें क्या होता है, बर्निंग होने लगती है, जलने लगते हैं, और एनी चांस वो अर्थ पे आ भी जाते हैं तो जहाँ पे गिरते हैं वहाँ बहुत ही गहरा सा गड्ढा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लासेस के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो वही वो किस लेयर में होता है, तो मेसोस्फेयर लेयर में होता है, ठीक है। यहीं पे फ्रैक्शन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि इसकी रेंज क्या है, 45 से लेकर अबव 80 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी ये रेंज है। और दूसरा, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और मेटेओराइट्स भी यहीं पर बर्न करने लग जाते हैं। फिर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे मेसोस्फेयर में आपको काफ़ी ठंडा मिलेगा, फिर जैसे जैसे आप थर्मोस्फेयर में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और बहुत तेज़ी से मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा थर्मोस्फेयर में आपको। यहाँ पर क्या होती है, एक और लेयर होती है आयनोस्फेयर, ठीक है। आयनोस्फेयर पार्ट थर्मोस्फेयर का ही है, ठीक है। और ये क्या काम करती है आयनोस्फेयर, ये रेडियो ट्रांसमिशन का काम करती है। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, अर्थ से ऊपर जाती हैं, इस लेयर से टकराती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर अर्थ पे वापस आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो ये जो आयनोस्फेयर लेयर है या किस में मिलेगी आपको, थर्मोस्फेयर का ही एक पार्ट है। इसकी रेंज क्या है, 80 to 400 किलोमीटर। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, जो भी हमने बताया। अब देखिए एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सॉस्ट। जो सबसे ऊपर की लेयर है वो कौन सी है, एक्सोस्फेयर है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन आपकी एयर है, बहुत ही पतली एयर मिलेगी। लाइट गैसेस मिलेंगी जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, एक बार देख लीजिए। ट्रोपोस्फियर, फिर ट्रोपोपॉज आएगी, स्ट्रेटोस्फियर, फिर एक बाउंड्री आएगी स्ट्रेटोपॉज की, फिर मेसोस्फियर, फिर मेसोपॉज की बाउंड्री आएगी, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। अब हम आते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्लाइमेट को हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वेदर हमने बताया था कि वेदर क्या होता है, जो हर घंटे चेंज होता है, हर दिन चेंज हो जाता है, सुबह से शाम में चेंज हो जाता है, आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है, ठीक है। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस से हम क्या करते हैं, सालों साल उस वहाँ का देखते हैं कि किस तरह से कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एनालाइज करते हैं और फिर हम बताते हैं कि वहाँ की कैसा क्लाइमेट है, यानी कि एवरेज वेदर कंडीशन हम उसको बताते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर गर्मी रहती है, जैसे राजस्थान है,
वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, हॉट क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पे डिज़र्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, अब हम वहाँ का टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं कि किस टाइम कम हुआ किस टाइम ज़्यादा हुआ। जब हम घंटे से घंटे या दिन से दिन की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा वेदर टर्म, और जब हम एक एवरेज वेदर की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा क्लाइमेट। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, देखिए, डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 200 करोड़ पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। 200 करोड़ पार्ट्स सन की एनर्जी आती है, जिसमें से अर्थ जो रिसीव करती है वो सिर्फ 1 यूनिट रिसीव करती है। ये याद रखिएगा, ये एक फैक्ट टाइप है। इसके बाद है टेम्परेचर। इससे पहले देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं जो मेजर करने के लिए हैं। थर्मामीटर क्या करता है, थर्मामीटर मेजर करता है टेम्परेचर को। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता करना हो तो हम किससे मेजर करेंगे, बैरोमीटर से। रेन गेज, अगर हमें रेनफॉल का अमाउंट पता करना हो कि कितनी बारिश हुई कहाँ पर, तो वो रेन गेज हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हमें पता करना हो कि विंड की डायरेक्शन क्या है, किधर से किधर चल रही है, तो उसके लिए विंड वेन हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम यूज़ करते हैं। अब टेम्परेचर देख लेते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, जो हम लोग हर दिन फील करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो भी गर्मी हम महसूस करते हैं या फिर जो भी ठंडी हम महसूस करते हैं, उसका मेजरमेंट वो कितनी है, ज़्यादा है, कम है, कितनी है, तो वही कहलाता है टेम्परेचर। ठीक है, कितनी डिग्री है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब टेम्परेचर का चेंज कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक चेंज, ये सिर्फ दिन और रात में ही चेंज नहीं होता बल्कि हर सीज़न वाइज भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हॉट विंटर सीज़न आए, समर सीज़न आए, उसमें भी टेम्परेचर चेंज होता है। समर आर हॉटर देन विंटर, जो गर्मियाँ होती हैं वो ठंडक से ज़्यादा गर्म होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन। अब ये टेम्परेचर जो चेंज होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इंसोलेशन है। इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। हमारी अर्थ पे जितनी भी सोलर एनर्जी आ रही है, जितनी भी हमारी अर्थ पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, वो कहलाती है इंसोलेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब देखिए, कहीं पे ज़्यादा पड़ रही होगी, कहीं पे कम पड़ रही होगी, तो इसका अमाउंट भी मैटर करता है। किस तरह से मैटर करेगा, देखिए हमारी अर्थ है, ये हमारे पोल हैं, ये इक्वेटर है। सन जो होता है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, कुछ पोल के पास तक नहीं जाता है। तो पोल के पास स्लैंट इस तरह से रेजेस पड़ती हैं। ठीक है, और डायरेक्टली कहाँ पे पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक डायरेक्टली पड़ती हैं सन रेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे इन अमाउंट जो होगा आने वाली रेजेस का ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स तक जाएंगे, चाहे हम नॉर्थ पोल जाएं चाहे साउथ पोल जाएं, इंसुलेशन का अमाउंट क्या होगा, कम होता जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। तो समझ में आया कि पोल्स जो होते हैं वो स्नो से कवर क्यों है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ पोल हो, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ऑफ इंसुलेशन बहुत कम है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सोलर रेज जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, स्लैंट पड़ती हैं। इफ़ द अर्थ's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of village. The concrete and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो काफ़ी सारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, काफ़ी सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। टेम्परेचर सिटीज़ में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है विलेज के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो रोड्स होती हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो कॉन्क्रीट एसफाल्ट्स की बनी हुई होती हैं, जो क्या करती हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने में हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं।
ठीक है। और जब ट्रैप करने के बाद जब वो रिलीज़ करेंगी तो क्या होगा, वहाँ का हीट टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाइट के टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा आपको गर्म महसूस होगा यहाँ पे। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर। अब जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जो गर्म हवा होती है वो क्या करती हैं, अपने में ट्रैप कर लेती हैं। उसकी वजह से भी सिटीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू विलेजेस। ठीक है, ये एक चीज़ हम लोग यहाँ से पता चल गई। अब देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर की सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस। एंडर सेल्सियस ने इन्वेंट किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया डिग्री सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री पे और बॉयल्स करता है 100 डिग्री पे। ठीक है, हमें पता है कि वाटर जब बॉयल करता है तो वो उसका टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। और वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वाटर फ्रीज कर जाता है, जम जाता है, वो क्या कहलाता है, 0 डिग्री सेल्सियस।